आज हम थर्ड सेमेस्टर में जो पहला पेपर है लॉजिक का और उसके अंतर्गत जो टॉपिक है कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस निरुपाधिक तर्कवाक्य के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ हम पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक सूचना है या सैद्धांतिक ज्ञान है उसको हम संप्रेषित करेंगे और ये जो टॉपिक के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद में फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। टॉपिक है कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस या निरुपाधिक तर्कवाक्य। यह तो हम जानते हैं कि तर्कवाक्य और वाक्य में भेद होता है और वह भेद यह है कि तर्कवाक्य या तो सत्य अथवा असत्य होगा। प्रपोजिशन इज गोइंग टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स, जबकि वाक्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सत्य अथवा असत्य हो। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर सेंटेंस टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, इन्हें हम सत्य और असत्य की कोटि में तो नहीं रख सकते हैं। प्रपोजिशन के साथ में एक एडजेक्टिव कैटेगोरिकल लगाया गया है। इसी प्रकार से तर्क वाक्य या प्रतिज्ञप्ति के साथ में एक विशेषण के रूप में निरुपाधिक तर्क वाक्य, निरुपाधिक विशेषण है। तर्क वाक्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक तो जिसकी हम चर्चा करेंगे निरुपाधिक तर्क वाक्य है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी प्रकार के तर्क वाक्य की संभावना होती है, जैसे वैकल्पिक तर्क वाक्य, डिसजंक्टिव प्रपोजिशन, सोपाधिक तर्क वाक्य, कंडीशनल प्रपोजिशंस और हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस। हम यहाँ पर स्वयं को निरुपाधिक तर्क वाक्य तक ही सीमित रखेंगे। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में जो कैटेगोरिकल शब्द है उसका अर्थ हुआ अनकंडीशनल। तो निरुपाधिक माने बिना किसी उपाधि के। तो जो तर्क वाक्य है या तो सत्य होगा अथवा असत्य होगा। निरुपाधिक तर्क वाक्य का वर्गीकरण हम इस प्रकार से पाते हैं। जो पहले प्रकार का निरुपाधिक तर्क वाक्य है उसे हम यूनिवर्सल एफर्मेटिव कहते हैं, हिंदी में सर्वव्यापी, विध्यात्मक तर्क वाक्य, प्रपोजिशन। दूसरे प्रकार का जो तर्क वाक्य है उसे हम यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशंस, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार पर्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशंस का है। अंशव्यापी विध्यात्मक तर्क वाक्य का है। तो वहीं पर चौथा जो तर्क वाक्य का प्रकार है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का
काइंड है वह पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य का होगा। सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्कवाक्य का उदाहरण जैसे हम कहें सभी मनुष्य मरणशील हैं। All men are mortal। तो वहीं पर सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य को हम कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, नहीं है के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अंशव्यापी विध्यात्मक तर्कवाक्य का उदाहरण होगा कुछ मनुष्य मरणशील है। Some men are mortal। तो अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य का उदाहरण कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। नहीं है। निरुपाधिक तर्कवाक्य की संरचना में हम यह पाते हैं कि इसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले एक क्वांटिफायर, सबसे पहले एक क्वांटिफायर, तत्पश्चात सब्जेक्ट, फिर कुपला और अंत में प्रेडिकेट होता है। किसी भी निरुपाधिक तर्कवाक्य संरचना देखें तो इसमें सबसे पहले एक परिमाणक होगा, फिर एक उद्देश्य होगा, तत्पश्चात एक संयोजक होगा और अंत में विधेय होगा। परिमाणक अथवा क्वांटिफायर वह होता है जो तर्कवाक्य के परिमाण को निर्धारित करता है। तो फिर परिमाण की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो या तो हमें किसी निरुपाधिक तर्कवाक्य को सर्वव्यापी मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल प्रपोजिशन, अथवा अंशव्यापी पर्टिकुलर प्रपोजिशन मानना पड़ेगा। परिमाण की दृष्टि से निरुपाधिक तर्कवाक्य केवल दो ही प्रकार के हो सकते हैं। तत्पश्चात उद्देश्य को हम पाते हैं जिसके विषय में हम कुछ निर्णय देते हैं या कथन करते हैं, वह उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट। और जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है, जो उसके गुण के विषय में प्रस्तुत किया जाता है, वह निरुपाधिक तर्कवाक्य का विधेय या प्रेडिकेट होगा। और उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट,
के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कुपला या संयोजक करता है। जैसे कि यहां पे ही हम सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन के उदाहरण को लें, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो यहां पर जो सभी है वह परिमाणक है, क्वांटिफायर है, विच क्वांटिफाइज द प्रपोजिशन। तो मनुष्य उद्देश्य या सब्जेक्ट, मरणशील विधेय या प्रेडिकेट, और है कुपला होगा ऑल मेन आर मॉर्टल, वेयर ऑल इज क्वांटिफायर, men is subject, are is cupla which connects the subject with the predicate, and mortal is predicate. सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में हम all S is P के रूप में प्रस्तुत करते हैं। All subject is predicate। तो वहीं सर्वव्यापी निषेधात्मक कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, उसको सिंबॉलिकली हम एक्सप्रेस करेंगे नो एस एस पी। तो वहीं अंशव्यापी विध्यात्मक को हम एक्सप्रेस करेंगे सम एस इस पी, और अंशव्यापी निषेधात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव का सिंबलाइजेशन सम एस इज नॉट पी के रूप में होता है। सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्क वाक्य को हम लोग ए प्रपोजिशन कहते हैं। ए प्रपोजिशन तो वहीं सर्वव्यापी निषेधात्मक को ई प्रपोजिशन या तर्क वाक्य, अंशव्यापी विध्यात्मक को आई प्रपोजिशन, तो ओ तो अंशव्यापी निषेधात्मक को ओ प्रपोजिशन या तर्क वाक्य कहा जाता है। ए ई आई ओ प्रपोजिशन का जो तार्किक औचित्य यह है कि लैटिन भाषा में दो शब्द होते हैं, एक तो है एफर्मो और दूसरा है नीगो। एफर्मो का अर्थ हुआ एफर्मेशन, स्वीकारोक्ति। नीगो का अर्थ हुआ निगेशन, टू निगेट। तो ऐसी स्थिति में जो दो विध्यात्मक तर्क वाक्य हैं, उसके जो फर्स्ट टू वॉवेल का हम इस्तेमाल कर लिए। सर्वव्यापी विध्यात्मक के लिए ए तर्क वाक्य, तो वहीं अंशव्यापी विध्यात्मक के लिए आई तर्क वाक्य। नीगो में जो पहला वॉवेल है ई, उसको हम सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य के लिए प्रयोग में ला लिए, और जो अंशव्यापी निषेधात्मक है उसके लिए ओ तर्क वाक्य प्रयोग में लाए। निरुपाधिक तर्क वाक्य में हम गुण, परिमाण और व्याप्ति तीन दृष्टि से विचार करते हैं। किसी भी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं।
क्या है 3 डायमेंशंस? क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे हिंदी में परिमाण क्वांटिटी के लिए, क्वालिटी के लिए गुण और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्याप्ति पद का प्रयोग किया जाता है। यदि हम परिमाण की दृष्टि से विचार करें, जैसा कि परिमाणक शब्द का प्रयोग परिमाण के लिए किया जाता है, तो परिमाण की दृष्टि से विचार करें तो कोई भी तर्क वाक्य या तो सर्वव्यापी होगा या अंशव्यापी होगा। आइदर इट इज यूनिवर्सल और इट इज पर्टिकुलर, करेक्ट। और क्वालिटी की दृष्टि से विचार करें तो तर्क वाक्यों का वर्गीकरण या तो विध्यात्मक एफर्मेटिव या फिर निषेधात्मक निगेटिव के रूप में होगा। यहाँ पर जो तीसरा पद है वह व्याप्ति का है। व्याप्ति का पद अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है कि यह जो 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं जिन्हें हमने क्रमशः AEIO तर्क वाक्य, सर्वव्यापी विध्यात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी विध्यात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक कहा है, उनमें कौन सा पद व्याप्त होता है और कौन सा पद व्याप्त नहीं होता है। और यहाँ पे यह भी हम समझेंगे कि यहाँ व्याप्त होने का क्या अर्थ है या व्याप्ति पद का क्या अर्थ है। तो हम पहले विचार करें ए तर्क वाक्य या सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्क वाक्य का, कि देखें यहाँ पर कौन सा पद व्याप्त हो रहा है और कौन सा पद व्याप्त नहीं हो रहा है। हमने कहा सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य का जो पद है या जो वर्ग है, क्लास ऑफ सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट टर्म है, वह व्याप्त अथवा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि विधेय पद मरणशील, अव्याप्त या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? जब हम कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मनुष्य है तो वह अवश्य मरणशील होगा, अर्थात उसे एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। किंतु क्या हम इस कथन से सभी मनुष्य मरणशील हैं यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी मरणशील मनुष्य हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि जो मरणशील का वर्ग है, जो क्लास ऑफ प्रेडिकेट, जो विधेय का वर्ग अर्थात जो मरणशील का वर्ग है, वह उद्देश्य के वर्ग क्लास ऑफ सब्जेक्ट माने मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक व्यापक, कहीं अधिक वाइड है। द क्लास ऑफ प्रेडिकेट इज वाइडर एज कंपेयर टू क्लास ऑफ सब्जेक्ट। मरणशील का जो वर्ग है वह मनुष्य के वर्ग की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत क्योंकि मरणशील के अंतर्गत केवल मनुष्य ही नहीं आएंगे, और भी जो अन्य प्रजाति हैं, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो सभी तो मरणशील हैं। तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। इस तर्क वाक्य में
हम निश्चित तौर पर सभी मनुष्य के विषय में कह सकते हैं कि वह मरणशील होगा, किंतु सभी मरणशील मनुष्य हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मरणशील के अंतर्गत अन्य प्रकार की प्रजातियों का भी समावेश होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ए तर्क वाक्य में उद्देश्य का वर्ग या पद तो व्याप्त होता है, किंतु विधेय का पद अव्याप्त। ए प्रपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, उद्देश्य व्याप्त, किंतु प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उद्देश्य के वर्ग का सभी सदस्य विधेय के वर्ग का सदस्य है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्रेडिकेट क्लास। अतः दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य का वर्ग पूर्ण रूपेण मरणशील के वर्ग में अंतर्निहित है। द क्लास ऑफ सब्जेक्ट इज completely contained in the class of predicate without exception। जबकि मरणशील के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मरणशील या विधेय का वर्ग पूर्ण रूपेण मनुष्य या उद्देश्य के वर्ग में निहित है। अब हम ई तर्क वाक्य के विषय में बारे में विचार करें। ई प्रपोजिशन कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि कोई मनुष्य है तो वह मरणशील नहीं हो सकता, और इसी प्रकार से यदि कोई मरणशील है, मॉर्टल है, तो वह मनुष्य या ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। इस तर्क वाक्य में हम निश्चित तौर से उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में निर्णय दे सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दोनों पूर्ण रूपेण व्याप्त होते हैं। ई प्रपोजिशन में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। उद्देश्य और विधेय दोनों पद पूर्ण रूपेण व्याप्त हैं। जहां हम निश्चित तौर पर मनुष्य के बारे में कह सकते हैं कि वह मरणशील नहीं होगा, इसी प्रकार से मरणशील के बारे में हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वह मनुष्य नहीं हो सकता है। ई तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद पूर्णतः एक दूसरे को निगेट करते हैं या बहिष्कृत करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट क्लास एक्सक्लूजन। वन एक्सक्लूड्स द अदर। यदि कोई मनुष्य है तो मरणशील नहीं होगा, और कोई मरणशील है तो वह मनुष्य नहीं होगा। आइए अब हम आई प्रपोजिशन के बारे में विचार करें। आई प्रपोजिशन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ आई प्रपोजिशन। कैसे? हमने कहा कुछ मनुष्य मरणशील है, तो यहां हम निश्चित तौर पे सभी मनुष्यों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने कहा कुछ मनुष्य मरणशील है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होंगे जो कि मरणशील नहीं है। और यही स्थिति मरणशील के विषय में भी है। हमने कहा कुछ मरणशील मनुष्य हैं, तो
इससे यह निष्कर्ष निगमित होता है कि कुछ मरणशील ऐसे भी होंगे जो कि मनुष्य नहीं हैं, और इस कारण से यहाँ आई तर्कवाक्य में ना तो हम निश्चित तौर से उद्देश्य के बारे में कुछ कह सकते हैं और ना ही विधेय के बारे में, अर्थात ना तो निश्चित तौर पे हम सभी मनुष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं और ना ही मरणशील के बारे में, और इसलिए यहाँ पर यह दोनों पद अव्याप्त हैं। अंतिम तर्कवाक्य जो ओ प्रपोजिशन है, इसमें सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उद्देश्य अव्याप्त किंतु विधेय व्याप्त होता है। ये ओ तर्कवाक्य है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो यहाँ पर उद्देश्य का जो वर्ग है मनुष्य के बारे में हम निश्चित तौर से नहीं कह सकते हैं कि सभी मनुष्यों के बारे में। कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कि अवश्य मरणशील होंगे, तो निश्चित तौर पर हम मनुष्य के विषय में कुछ यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। जबकि यहाँ जो विधेय का वर्ग है मरणशील, वह पद व्याप्त है। वैसे भी अगर हम देखें, उद्देश्य और विधेय दो पद हैं, राइट, और इन दो पदों के साथ जो संभावना बनेगी या तो वह व्याप्त होंगे अथवा अव्याप्त होंगे। आइदर दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसी परिस्थिति में केवल 4 ही संभावनाएं बन सकती हैं जो कि हम AEIO तर्कवाक्य में पाते हैं। तो पहली संभावना तो आप यह कह सकते हैं कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक इन ई प्रपोजिशन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड एज इन द केस ऑफ आई प्रपोजिशन। और चौथी और लास्ट पॉसिबिलिटी होगी जहां पे सब्जेक्ट तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है किंतु प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, जिसमें हमने 4 पार्ट्स कर लिए। यहाँ टॉप पे लिख दिया सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, उद्देश्य व्याप्त। तो इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उद्देश्य अव्याप्त। क्लॉकवाइज बढ़े तो यहाँ पर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय व्याप्त। तो ठीक इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय अव्याप्त। अब ये जो 4 ब्लॉक्स हैं उनमें क्रमशः AEIO तर्कवाक्य को हमने रख दिया। तो अगर इस टेबल से देखें, चार्ट से, तो ए तर्कवाक्य में उद्देश्य सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है किंतु प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ई तर्कवाक्य में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इन आई तर्कवाक्य सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। But in O proposition, subject is undistributed but predicate is distributed.